मॉड्यूलेशन। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाते हैं, देन इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। आमतौर पर जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है, या वीडियो सिग्नल है उनको हम कम्युनिकेट करते हैं। तो जो ऑडियो सिग्नल्स होते हैं उनको जब कम डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेट किया जाता है तो एज इट इज इन देयर ओरिजिनल फॉर्म हम उनको ट्रांसफर करते हैं। अब अगर इस ऑडियो सिग्नल को या मैसेज सिग्नल को हम इसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में कन्वर्ट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर करेंगे, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो अगर कोई मैसेज सिग्नल है उसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे एज इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब सपोज करिए कि हमें अगर कोई ऑडियो सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, तो इसके लिए जो डिवाइस यूज की जाती है दैट डिवाइस इज नोन एज अ ट्रांसड्यूसर। The most common example of the transducer is microphone. माइक्रोफोन के आगे जब हम लोग बोलते हैं तो जो ऑडियो सिग्नल है जो हम माइक्रोफोन को प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज एन ऑडियो सिग्नल। माइक्रोफोन इस ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, देयरफॉर माइक्रोफोन इज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रांसड्यूसर। इसी तरह से जो लाउड स्पीकर या स्पीकर होता है वो भी एक तरह का ट्रांसड्यूसर है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब आमतौर पर जब कम्युनिकेशन जब होता है तो उसमें जैसे कोई स्पीकर है, कोई वक्ता है, जब वो बोलता है और नजदीक में अगर ऑडियंस बैठे रहते हैं तो एयर के माध्यम से ये जो ऑडियो सिग्नल है वो लिसनर तक पहुंच जाता है। ये है आमतौर पर जो कम्युनिकेशन है या कॉमनली यूज्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस पर हमें कम्युनिकेट करना है तो जो ऑडियो सिग्नल है बहुत लंबे डिस्टेंस तक ये ट्रैवल नहीं कर सकता है। जैसे अगर सेवरल 100 मीटर्स है या सेवरल 1000 मीटर्स है या फिर किलोमीटर्स में अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो जो ऑडियो सिग्नल है वो अपने बेसिक फॉर्म में कम्युनिकेट या ट्रैवल नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको जो ऑडियो सिग्नल है या मैसेज सिग्नल है इसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल में। तो जो मैसेज सिग्नल का जो इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट होता है उसको या फिर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन का जो इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट होता है उसको बेस बैंड सिग्नल कहा जाता है। तो अगर जितनी फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल है, फॉर एग्जांपल अगर 300 हर्ट्ज का हमारे पास मैसेज सिग्नल है, अगर हम इलेक्ट्रिक सिग्नल उतनी ही फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे देन दैट इलेक्ट्रिक सिग्नल विल बी नोन एज द बेस बैंड सिग्नल। अब सपोज करिए कि ये जो बेस बैंड सिग्नल है या इलेक्ट्रिक सिग्नल है इसको हमें कम दूरी तक कम्युनिकेट करना है तो केबल के माध्यम से हम इसको कम्युनिकेट या प्रोपेगेट कर सकते हैं। जैसा कि आमतौर पर कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिशन में होता है कि कम डिस्टेंस में जब डेटा ट्रैवल करना होता है तो उसके लिए हम एक केबल यूज करते हैं और कम डिस्टेंस तक बेस बैंड सिग्नल को कम्युनिकेट किया जा सकता है। लेकिन अगर जो ट्रांसमिशन है ये सेवरल 100 किलोमीटर या सेवरल 1000 किलोमीटर्स पर अगर है तो इन केसेस में जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम ऑडियो सिग्नल को ही एज इट इज हम कम्युनिकेट करना चाहें एयर के माध्यम से तो वो कर नहीं सकते हैं,
क्योंकि एयर में जब ऑडियो सिग्नल जाता है तो कुछ डिस्टेंस के बाद वो डिके होने लगता है और अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है। इसी तरह से अगर हम बेस बैंड सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में अगर हम इसको कन्वर्ट करें और केबल के माध्यम से अगर भेजें तो इतने दूरी तक केबल के माध्यम से भेजना भी कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो इस तरह से जो हमारे मैसेज सिग्नल्स होते हैं उनको लंबी दूरी तक कैसे भेजा जा सके जिसमें कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सामने ना आए, तो इसके लिए एक टेक्निक यूज की जाती है जिसको कि हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब नीड फॉर मॉड्यूलेशन, जैसे अभी मैंने बताया कि मॉड्यूलेशन जो है उसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ना तो ऑडियो सिग्नल, ना फिर मैसेज, किसी भी प्रकार का मैसेज सिग्नल और ना ही बेस बैंड सिग्नल प्रॉपरली प्रोपेगेट किया जा सकता है। एक रीज़न तो ये है। अब जैसे इसको हमने डिटेल में देखा है, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, जब अगर हम ऑडियो सिग्नल की बात करते हैं तो ऑडियो सिग्नल जितने होते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में आते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये एक्सट्रीमली लो रेंज में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर हम और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को देखें तो मेगा हर्ट्ज है या गीगा हर्ट्ज है, इस रेंज में फ्रीक्वेंसीज लाई करती हैं, दो दे आर नॉट ऑडिबल। ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। अब इसमें ये जो ऑडिबल रेंज जो होती है ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीमली लो रेंज में आती है, और ये जो लो रेंज की फ्रीक्वेंसीज होती हैं या ऑडियो सिग्नल होते हैं ये कुछ किलोमीटर्स तक ही या कुछ मीटर्स तक ही ट्रेवल कर सकते हैं, उसके बाद ये डिके होने लगते हैं। क्योंकि इसमें होता ऐसा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिग्नल in atmosphere is directly proportional to its frequency. फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो मेगा हर्ट्स है या गीगा हर्ट्स, ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये बहुत हाई रेंज में आती हैं, तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करेंगे। लेकिन 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये चूंकि लोअर रेंज में आती हैं इसलिए ये डिस्टेंसेस भी कम ट्रेवल करती हैं। तो ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हमें प्रोपेगेट करवाने में थ्रू एयर इसको बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि एज इट इज़ ऑन देयर ओन ये ट्रेवल नहीं कर सकता है। अब इसमें देखिए सेकंड पॉइंट है, फॉर इफेक्टिव ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना शुड हैव लेंथ्स कंपेरेबल टू क्वार्टर वेवलेंथ ऑफ द सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड। तो अगर किसी भी वेव के हम शेप को देखें तो उसमें पहले जो इसमें जो सिग्नल लेवल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है धीरे धीरे इंक्रीज करती है, टॉप में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर पहुंचता है, उसके बाद फिर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होकर के नेगेटिव साइड में जाता है और फिर उसके बाद वेव कंप्लीट होती है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो कम से कम क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ हमको इसमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ ही जो होता है वो बार बार खुद को रिपीट कर रहा है। तो जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो हमारे क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ में आ जाती है। तो कम से कम इसको प्रोपेगेट करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए जो ट्रांसमिटिंग रिसीविंग एंटीना है इसकी लेंथ जो है क्वार्टर वेवलेंथ होनी चाहिए जिस सिग्नल को हम प्रोपेगेट करवाना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास 15,000 हर्ट्ज का कोई एक ऑडियो सिग्नल है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी 15,000 हर्ट्ज है और वेवलेंथ इसकी अगर हम कैलकुलेट करें बाय द फॉर्मूला v इक्वल्स टू velocity into velocity is equal to फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। इससे अगर हम लैम्डा कैलकुलेट करें तो लैम्डा इसमें आ जाएगा 20,000 मीटर्स आ जाएगा। सो अगर 15,000 हर्ट्ज का कोई एक सिग्नल है, ऑडिबल सिग्नल है, तो उसकी वेवलेंथ जो होगी 20,000 मीटर होगी। तो इसको ट्रांसमिट करने के लिए अगर इसका हम क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ अगर लें तो ये कम से कम 5,000 मीटर इसकी लेंथ होनी चाहिए एंटीना की। 5,000 मीटर का मतलब 5 किलोमीटर, जो कि
एकदम इम्प्रैक्टिकल है। इतना बड़ा एंटीना वहाँ पर डिजाइन करना या उसको कहीं पर लगा करके चीजों को ट्रांसमिट करना, दैट इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। तो इसके लिए भी मॉड्यूलेशन जो प्रोसेस है वो जरूरी है, जिससे कि हम जो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ एंटीना है उसको हम सब्सटेंशियली रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, more or less all the message signals are concentrated within the small range 20 Hz to 20,000 Hz for audio and few megahertz for video। तो जो भी हम ऑडिबल सिग्नल अगर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो वो सारे के सारे जो सिग्नल्स होंगे, चाहे कोई भी बोल रहा है और उस मैसेज को अगर कम्युनिकेट करना चाहता है तो चाहे कितने भी स्पीकर हों, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही वो बोलेंगे और इसी सिग्नल को हमें ऑडिबल सिग्नल के रूप में कम्युनिकेट करना होता है। और जो वीडियो सिग्नल्स होते हैं वो फ्यू मेगाहर्ट्ज के रेंज में लाई करते हैं। तो अगर सपोज करिए कि फॉर एग्जांपल अगर वह कहीं से कुछ रेडियो स्टेशंस हैं, वहां से एक रेडियो स्टेशन पर न्यूज ट्रांसमिट हो रही है, दूसरे रेडियो स्टेशन पर गाना ट्रांसमिट हो रहा है और तीसरे वाले में कुछ और प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं, तो ये जो ऑडियो सिग्नल्स होंगे वो चाहे प्रोग्राम्स अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो रेंज होगा वो एक स्मॉल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही लाई करेगा। तो ये डिसाइफर करना मुश्किल हो जाएगा। सपोज अगर हम न्यूज सुनना चाहते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी और जो गाना जो गा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सेम है, तो हम उसको डिसाइफर नहीं कर पाएंगे कि हम कौन सा चैनल सुनना चाहते हैं, उसके बदले कोई दूसरा चैनल हमारे पास आ जाएगा। तो इसके लिए होता क्या है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मॉड्यूलेशन की प्रोसेस या मॉड्यूलेशन का सिस्टम डेवलप किया जाता है। उसमें होता ये है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको हम एक हायर फ्रीक्वेंसी की वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, और ये हायर फ्रीक्वेंसी के जो वेव है या इसका जो स्पेक्ट्रम है ये अलग अलग रेडियो स्टेशंस को अलॉट कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ मेगाहर्ट्ज जो है वो हमने एक रेडियो स्टेशन को फॉर एग्जांपल रेडियो सिटी को दे दिया, दूसरे फ्रीक्वेंसी जो है जो उस वाले से डिफरेंट है उसको हमने बिग एफएम को दे दिया। तो अब जो ऑडियो सिग्नल्स होंगे वो इन फ्रीक्वेंसीज हायर फ्रीक्वेंसीज जो एक दूसरे से अलग अलग हैं उनके ऊपर सुपर इम्पोज करके ब्रॉडकास्ट की जाएंगी। और जिस फ्रीक्वेंसी सपोज अगर हमें बिग एफएम का प्रोग्राम अगर सुनना है तो उसकी जो हायर फ्रीक्वेंसी जो रेंज उसको अलॉट किया गया है, जब उसमें हम ट्यून करेंगे तो केवल बिग एफएम हमारे पास आएगा और उसके बाद उसको डिमॉड्यूलेट करके वो एक्चुअली हम तक पहुंचता है। तो इस तरह से जो इंटरमिक्सिंग ऑफ सिग्नल्स होता है डिफरेंट स्टेशंस के बीच में, वो उसको अवॉइड करने के लिए भी मॉड्यूलेशन की प्रोसेस अडॉप्ट की जाती है, जिसमें कि अलग अलग प्रोग्राम्स को हम अलग डिफरेंट हायर फ्रीक्वेंसी की वेव्स पर सुपर इम्पोज करते हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द ऑडियो सिग्नल और वीडियो सिग्नल ऑन द frequency on the higher frequencies of a different range, that is this process is known as modulation। अब ये जो मॉड्यूलेशन होता है ये भी अलग अलग तरह का होता है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। इसको ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन। जैसा कि सब हम लोग जानते हैं, एनालॉग का मतलब कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड द डिजिटल मीन्स इज द ओनली बाइनरी, और कुछ इसमें डिस्क्रीट वेरिएशंस जो होते हैं ये डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है। अब एनालॉग मॉड्यूलेशन जो है फिर से इसको सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, द सेकंड इज एंगल मॉड्यूलेशन एंड द थर्ड इज पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। और ये डिजिटल मॉड्यूलेशन है ये फिर अगेन इट इज सब कैटेगराइज्ड बिटवीन पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। In analog modulation, angle modulation is again divided into two subcategories. The first is frequency modulation and the second is phase modulation. And pulse code modulation in digital modulation is divided into
divided in three categories: pulse amplitude modulation, that is PAM, pulse width modulation, which is also called abbreviated as PWM, and pulse position modulation, that is PPM. So this is the classification of modulation process. देखिए, मॉड्यूलेशन में हम अभी केवल कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी पर कंसंट्रेट करेंगे। तो जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है या मैसेज सिग्नल है, जो कि मेन सिग्नल का पार्ट है जिसे हमें कम्युनिकेट करना है या एक जगह से दूसरी जगह पर इसको ट्रांसमिट करना है, इसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ये मेन सिग्नल है जिसको हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है। दूसरी तरफ जैसे हमने देखा कि हम ऐसे इसको पहुंचा नहीं सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस में, तो इसके लिए हमें मॉड्यूलेशन की प्रोसेस अडॉप्ट करनी पड़ती है। जैसा पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि इसके लिए हायर फ्रीक्वेंसी की मदद लेनी पड़ती है, जिसके ऊपर हम इस मैसेज सिग्नल को मॉड्यूलेट करके इसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो इसके लिए जो हम हायर फ्रीक्वेंसी की जो वेव है जिसके हम हेल्प लेंगे, दैट इज इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज। इस फ्रीक्वेंसी की मदद से हम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करेंगे। तो ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, ये 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज तक होती है। तो इसको कैरियर सिग्नल कहा जाता है, जो कि इसको कैरी करेगा। मैसेज सिग्नल इज द मेन सिग्नल जिसे हमें प्रोपेगेट करना है, और कैरियर सिग्नल जो कि इसको अपने साथ ले करके, जैसे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो आप बस लेते हैं या फिर कार हायर करते हैं, तो ये कार या बस जो है ये इसका कैरियर है, जो कि इस मैसेज सिग्नल या पैसेंजर को ले करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगा, और वहां पर ले जा करके इसको जो पैसेंजर है या मैसेज सिग्नल है ये कैरियर में से अलग हट जाएगा, या जो पैसेंजर है वो अपने बस या कार से डिबोर्ड करेगा। अब जैसा हमने देखा कि मॉड्यूलेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मैसेज सिग्नल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी विद द कैरियर सिग्नल ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। तो जैसा भी हमने डिस्कस किया कि लो फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होता है वो मैसेज सिग्नल होता है, जैसे ऑडियो फ्रीक्वेंसी, और जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होता है उसको हम कैरियर सिग्नल कहते हैं। मॉड्यूलेशन का मतलब ये होता है, या इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि इसमें कैरियर सिग्नल की किसी एक कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि किसी भी सिग्नल में या वेव में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इसका एम्पलीट्यूड होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी वेवलेंथ होती है, कई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल के किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम मैसेज सिग्नल या यहाँ पर हम कहेंगे ऑडियो सिग्नल, इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ अगर इसे हम वेरी करें, रेडियो फ्रीक्वेंसी या कैरियर सिग्नल की किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर मैसेज सिग्नल के साथ वेरी करें, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब किस तरह से इसको करेंगे, और इसी पर डिपेंड कर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को हम वेरी कर रहे हैं, कैरियर सिग्नल के कौन सी कैरेक्टरिस्टिक को हम वेरी कर रहे हैं, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि मॉड्यूलेशन का प्रकार या मॉड्यूलेशन का टाइप कौन सा होगा। अब पहले हम ये देखते हैं कि एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या है। जैसे हमने देखा था कि एक तो एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है और दूसरा डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है। Basic concept of analog modulation. The process in which one of the characteristics of the carrier wave is varied in proportion with the instantaneous value of modulating signal, and it is called analog modulation. Analog का मतलब होता है continuous variation या instantaneous value of particular characteristics of the wave. Okay? तो इसकी अगर कैरियर वेव की एक कैरेक्टरिस्टिक अगर
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ वेरी करती है। इसमें ध्यान ये देना है कि कैरियर सिग्नल की कोई एक कैरेक्टरिस्टिक या तो एम्पलीट्यूड होगा या फिर इसका फ्रीक्वेंसी होगी। अगर ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ वेरी करेगा, हर पॉइंट पर जो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की, उस वैल्यू के हिसाब से अगर कैरियर की एक कैरेक्टरिस्टिक अगर वेरी करती है तो उसको हम कहते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन। तो की वर्ड यहाँ पर क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगी। तो ये है एनालॉग मॉड्यूलेशन का बेसिक प्रिंसिपल। अब इसकी सब कैटेगरी में हम आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है, दिस इज अ वेरी बेसिक टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन which is abbreviated as AM. Amplitude modulation is defined as a system of modulation in which the amplitude of the carrier, अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यहाँ पर कैरियर की कैरेक्टरिस्टिक एम्पलीट्यूड हम ले रहे हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर is made proportional to the instantaneous value of the message signal. हम क्या करते हैं कि कैरियर की एक कोई कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं और उसको हम वेरी करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या कर रहे हैं कि कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ अकॉर्डिंग वेरी करता है। ठीक, तो इसको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जिसमें इसका बेसिक वर्जन जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, दैट इज कॉल्ड डबल साइड बैंड फुल कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज which is short form में इसको कहा जाता है DSBFC, डबल साइड बैंड फुल कैरियर टेक्निक। हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन में दो चीजें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या फिर मैसेज सिग्नल which is represented by the equation Vm equals to capital VM sin omega mt. This is the message signal, or at present we are dealing with the audio signal, and this is लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्योंकि हम ऑडिबल रेंज हम इसमें ले रहे हैं, तो ये जो है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो कि ऑडिबल रेंज या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में लाई करेगा। दूसरा जो है, इसको मॉड्यूलेट करने के लिए जो एक कैरियर वेव होती है जो कि जिसको कैरी करेगी, दैट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में जो आएगा, विच इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1 Vc equals to Vc sin omega ct, where omega c is the frequency of the carrier wave and this is omega c is the angular frequency and it comes in the high frequency range. High frequency में carrier की range में high carrier की frequency होगी, और omega m जो है this is angular frequency of modulating signal or message signal, and omega m is equal to 2 pi fm, where fm is the actual frequency of audio signal. अब पिक्टोरियल अगर इसका प्रेजेंटेशन हम देखें तो सबसे ऊपर की जो ये डायग्राम है इसमें हम दिखा रहे हैं, दिस इज द मैसेज सिग्नल। दिस इज मैसेज सिग्नल और ऑडियो सिग्नल है, जो कि हमारा मेन सिग्नल है जिसको हमें ट्रांसमिट करना है। ये मैसेज सिग्नल है। इसके नीचे जो है दिस इज कैरियर सिग्नल या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब हमें क्या करना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो इसकी डेफिनेशन है इसमें हम ये जानते हैं कि in amplitude modulation the amplitude of the carrier signal, amplitude means the maximum value of
इन अ पर्टिकुलर सिग्नल, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है इसकी, जब ये इसकी वैल्यू वेरी करती है तो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड अगर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ अगर वेरी करें तो उससे जो रिजल्टिंग वेव होगी वो हो जाएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। जैसे कि हमने इसमें यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, हर एक के लिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आ रहा है, लेकिन इसको अगर हम एम्पलीट्यूड को वेरी करते हैं इस सिग्नल के हिसाब से, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पे देखिए एम्पलीट्यूड इसका पहले ये बढ़ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, जहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये डिक्रीज होने लगता है, फिर उसके बाद ये इसका एम्पलीट्यूड जैसे जैसे ये इंक्रीज होता है इसका एम्पलीट्यूड फिर बढ़ता चला जाता है। तो ये इस तरह से एक एनवेलप बन जाता है, जिसके इसका जो एनवेलप है वो मैसेज सिग्नल के रूप में रहेगा, और इसके अंदर जो वेरिएशंस होंगे, these variations are according to the frequency of the carrier signal. So this is the basic idea of amplitude.